अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे आप लोगों को भेजनी थी, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को इसमें भेजूँगी। अच्छा टॉपिक है हमारा जनाब मसल्स का, कि टाइप ऑफ मसल्स वगैरह जो हम पहले पढ़ चुके हैं या उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हमने पढ़ना है मस्कुलर टेंडिनस यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट्स क्या होते हैं, what are the different type of fibers that we have, and what are the type of fiber compositions that we can have in the muscles. सबसे पहले तो मोटर यूनिट्स जनाब क्या चीज़ है। ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में से लाइक वी ऑल नो कि स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और वो नर्व्स निकल के वहाँ से जाती हैं आपके वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से निकलती हैं और जाके आपके मसल्स को इनोवेट करती हैं। जब ये एक मोटर न्यूरॉन निकला, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से ये नर्व निकली है, वो आगे जाके मल्टीपल अपने ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ये जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं ये निकल तो एक से ही रही हैं, एक मोटर न्यूरॉन और उसके ढेर सारे मल्टीपल ब्रांचेस। और जाहिर सी बात है, अगर ये एक ब्रांच है ये इन फाइबर्स को सप्लाई कर रही है, ये ब्रांच इन फाइबर्स को सप्लाई कर रही है, सिमिलरली जो ये ब्रांचेस हैं ये इन फाइबर्स को सप्लाई कर रही है। दे आर मल्टीपल फाइबर्स दैट आर इनोवेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन। तो ऑल द टाइप ऑफ फाइबर्स जो है वो बनाते हैं आपके एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक मोटर न्यूरॉन और उससे इनर्वेट होने वाले सारे फाइबर्स, इस कलेक्टिव यूनिट को हम कहते हैं मोटर यूनिट। अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय दैट न्यूरॉन। मतलब कि सिर्फ इस एक न्यूरॉन और सिर्फ इस न्यूरॉन से इनर्वेट होने वाले सारे मसल फाइबर्स, दे आर नोन एज द मोटर यूनिट। सिमिलरली वी हैव अनदर मोटर न्यूरॉन है, और इसकी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आप देखो कि मल्टीपल फाइबर्स हैं जिनको ये इनोवेट कर रहे हैं। तो ये न्यूरॉन, इसके सारी ब्रांचेस एंड ऑल द मसल फाइबर्स इनोवेटेड बाय दिस न्यूरॉन आर कलेक्टिवली नोन एज वन मोटर यूनिट। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोटर एंड प्लेट का। हमने कहा कि मोटर न्यूरॉन आता है, उसके ब्रांचेस हैं और वो जाके मसल फाइबर्स को इनोवेट करती हैं। जिस जगह पे एक फाइबर मसल के साथ कनेक्ट करता है ना जाके, और जहाँ पे वो इनोवेट करता है, वो मसल की जो मेम्ब्रेन है, हर मसल की मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, हमने पढ़ा था दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल मेम्ब्रेन, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। तो जो जिस मेम्ब्रेन को ये टच करता है फाइबर जाके, उस मेम्ब्रेन को, क्योंकि वो डायरेक्टली अंडर होती है इस एक्सॉन के, उस जगह को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। इस जगह को मोटर एंड प्लेट कहते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसकी। मोटर यूनिट्स, axon of each motor neuron subdivides many times so that each individual fiber is supplied with a motor end plate। एक एक्सॉन जो आप निकलता है एक नर्व में से या स्पाइनल कॉर्ड में से, लेट से मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन आ रहा है, वो इतने मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होगा कि आपकी जो है हर फाइबर के पास उसका एक अपना एंड प्लेट हो, मतलब कि वो इतने फाइबर्स बन जाते हैं उसके। मोटर यूनिट्स आर टिपिकली कन्फाइंड टू अ सिंगल मसल एंड आर लोकलाइज्ड विद इन दैट मसल। एक मोटर यूनिट जो होता है वो यूजुअली एक मसल का ही होता है। मतलब कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक मोटर न्यूरॉन जो आपके नर्व से या स्पाइनल नर्व से निकल के आ रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड से एक मोटर न्यूरॉन की अगर एक्सॉन निकल के आ रहा है, तो वो मल्टीपल मसल्स को सप्लाई करेंगे। एक मसल के अंदर मल्टीपल फाइबर्स को कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली एक जो मोटर यूनिट होता है वो एक मसल का एक ही है। अब जाहिर सी बात है, मसल छोटा होगा तो उसका मोटर यूनिट भी साइज़ में छोटा होगा, मसल बड़ा होगा तो उसका मोटर यूनिट भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे आपके आई के मसल्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है, वो स्मॉल मसल्स हैं, उनका साइज़ छोटा है, उनके फाइबर्स भी छोटे होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फाइबर्स भी कम होंगे, तो उसका जो टोटल मोटर न्यूरॉन है वो भी छोटा होगा, उसका साइज़ छोटा होगा। इसी तरह जो लार्ज मोटर यूनिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके क्वाड्रिसेप्स है या बाइसेप्स है या कोई और लार्ज मसल है जिसके ढेर सारे मसल फाइबर्स हैं, उसका जो मोटर यूनिट कलेक्टिवली होगा वो भी ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मस्कुलर टेंडिनस यूनिट का। और मस्कुलर टेंडिनस यूनिट में आप देखें कि बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे मसल और टेंडन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मस्कुलर टेंडिनस यूनिट। सबसे पहले क्या, ये जो यूनिट होता है ये एक्सटेंसिबल होता है। एक्सटेंसिबल का मतलब है इसके अंदर एबिलिटी है कि ये स्ट्रेच हो सके। दूसरी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने इसको स्ट्रेच किया है एंड यू लीव दैट पार्ट, तो इट रिकॉल्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये उसकी इलास्टिसिटी है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसको स्टिमुलेट किया है करंट से, या वो स्टिमुलेट हुआ है नर्व इम्पल्स से जो आपके आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, तो वो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी है कि वो टेंशन डेवलप करता है उस रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, स्टिमुलेशन के बाद। वो टेंशन कॉन्ट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो टेंशन आपकी स्ट्रेचिंग की हो सकती है। ये जो सारी बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर कॉमन टू ऑल द मसल्स। एक्सटेंसिबिलिटी पहले बता चुकी हूँ, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड और इंक्रीज इन लेंथ। अगर आप इसको दोनों जगहों से पकड़ के खींचें, या ये एक बोन अटैचमेंट है, ये दूसरी बोन अटैचमेंट है, और बोन ऐसे मूव करती है कि आपका जो मसल है ये स्ट्रेच होता है, तो ये इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है और आप इसको खींचेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, या ये एक्सटेंडेड है इस वक्त। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल रिकॉयल पोजीशन में आ जाएगा, तो ये इसकी एबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी है। ये जो इलास्टिसिटी होती है किसी भी मसल टेंडन्स यूनिट के अंदर, ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। अ, आपके मसल मेम्ब्रेन, जो कि आपके मसल की मेम्ब्रेन होती है, वो इलास्टिकली रिकॉयल करती है, एज वेल एज जो आपका टेंडन है वो इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है, वो रिकॉयल करता है। तो मसल फाइबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो जो मसल मेम्ब्रेन है वो पैरेलल अटैच होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है। मतलब कि मसल मेम्ब्रेन एक इलास्टिक कंपोनेंट है ना, हमने कहा कि उसकी वजह से इलास्टिसिटी आती है, और चूंकि मसल फाइबर्स के साथ ये पैरेलल अटैच होती है तो हम इसको कहेंगे पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। सिमिलरली tendon is attached in series to the muscle fiber, so we call it series elastic component। इस तरह आप देखें कि ये मसल मेम्ब्रेन, ये फाइबर्स की डायरेक्शन है, मसल की जो मेम्ब्रेन है उनके साथ लगी हुई है, ठीक है, तो ये पैरेलल अटैचमेंट है। अगर ये फाइबर्स की डायरेक्शन है और ये टेंडन की डायरेक्शन है, तो आप ये देखिए ये फाइबर और ये टेंडन, अब फाइबर और टेंडन आपस में सीरीज में अटैच हैं, तो वी कॉल टेंडन एज द सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट एंड द फाइबर्स एंड मसल मेम्ब्रेन एज द पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। From the mechanical perspective, the muscle tendon unit behave as a contractile component। देखिए जो मसल फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर सार्कोमियर वगैरह होता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है ये इलास्टिक कंपोनेंट के साथ कैसे अटैच है, ये डिसाइड करेगा कि हम उस इलास्टिक कंपोनेंट को पैरेलल कह रहे हैं या सीरीज़ में कह रहे हैं। अगर तो मसल फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है उसके साथ आपकी मसल मेम्ब्रेन विच इज़ अटैच्ड इन पैरेलल, वी कॉल द मसल मेम्ब्रेन एज द पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। Similarly, the muscle tendon is attached in series to the contractile component, contractile meaning your muscle fibers. So we call the tendon, the muscle tendon as the series elastic component। ये वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने उसको दोबारा रिपीट किया। एक बात ध्यान में रखिएगा, muscle fibers are the contractile component of a muscle, while the tendon as well as the muscle membrane are the elastic component of a muscle। Elasticity of human skeletal muscle is believed to be due primarily to the series elastic component। Now you tell me, आप हमने जो इलास्टिक कंपोनेंट पढ़े हैं उनमें से वे सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट कौन था, थोड़ा सा सोचें। आपका टेंडन, ठीक है, जो टेंडन है वो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है, तो एज कम्पेयर टू द मसल मेम्ब्रेन आपका जो टेंडन है वो ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट हमारा मसल फाइबर है, मसल प्रॉपर्टी एनेबलिंग द टेंशन डेवलपमेंट बाय स्टिमुलेटेड मसल फाइबर्स। एक और प्रॉपर्टी है आपके मसल टेंडन यूनिट के अंदर, इसको कहते हैं विस्को इलास्टिसिटी। विस्को इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक टेंडेंसी है, अगर आप अपने मसल को या मसल टेंडन को ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेच रखते हैं वो एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा देर के लिए शॉर्टन रखेंगे तो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। ये जो चेंज इन शेप या ये चेंज इन लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्को इलास्टिसिटी। आपका सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट और आपका पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट दोनों जो है विस्कस प्रॉपर्टी होती है दैट enables your muscle to stretch and recoil in the time dependent fashion। Muscle viscoelastic property enables it to progressively lengthen over time and stretch, ठीक है, and to absorb energy proportional to the rate of force applied and dissipate energy in the time dependent manner। मतलब बेसिकली जो आप उसको फोर्स अप्लाई करता है वो absorb करता है और उसको डिसिपेट करता है। वो डिसिपेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या वो लेंथन हो जाएगा या वो शॉर्टन हो जाएगा। तीसरी बिहेवियर प्रॉपर्टी है जनाब हमारे पास इरिटेबिलिटी, और जो इरिटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्ड है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है। अगर आपने मतलब कि मसल की ये एबिलिटी कि अगर आपने उसको नर्व इम्पल्स अप्लाई की है तो क्या वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, क्या उसके अंदर एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, वो उसकी इरिटेबिलिटी। अगर वो करता है तो वो इरिटेबिलिटी है, अगर वो नहीं करता रिस्पॉन्ड तो वो इरिटेबल नहीं है मसल। अब वो जो इरिटेबिलिटी है दैट कैन बी इन द मल्टीपल फॉर्म्स, वो
स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है अटेंशन की डेवलपमेंट में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो, लेंथन भी हो सकता है। मसल्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है जनाब? हमारे पास एक मैकेनिक्स के अंदर एक टर्म है ट्विच। ट्विच होता है आपने स्टिमुलस अप्लाई किया, मसल एकदम से ट्विच किया, मतलब कि ज़रा सा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो ट्विच है, वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन जो होती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद फॉलोइंग स्टिमुलेशन, मतलब कि आपने स्टिमुलेट किया, उसके बाद जो थोड़ा सा इंटरवल होता है ना अंटिल इट रीचेस द पीक कॉन्ट्रैक्शन टाइम, उसको हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। फिर कॉन्ट्रैक्शन टाइम स्टार्ट होता है जहाँ पे आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। वो जब तक अपनी पीक कॉन्ट्रैक्शन पे नहीं पहुँचता, वो जो सारा टाइम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है। कॉन्ट्रैक्शन टाइम से वापस अपने ज़ीरो पोजीशन पे आना, वो रिलैक्सेशन, मतलब कि इस टाइम पर मसल रिलैक्स हो रहा होता है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम जो है, द वेरी इन मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द मसल फाइबर मेकअप। आपको इस डायग्राम से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही अगर वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है, दिस इज़ द मसल ट्विच, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है प्रॉपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज़ नोन एज दी, ठीक है, लेटेंसी पीरियड। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन है, बल्कि ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आपने यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया है ना और वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना शुरू किया, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, तो इधर से लेकर इधर तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस इज नोन एज लेटेंसी पीरियड, ठीक है। इस टाइम, ये वो टाइम है जिसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ से उसने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, मसल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लेकर पीक कॉन्ट्रैक्शन तक जो मसल की है वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वापस बैक टू ज़ीरो पोजीशन, ये जो टाइम है ये रिलैक्सेशन टाइम है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, आप ये देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन रिलैक्स पूरा नहीं किया, पूरे रिलैक्स से पहले एक और स्टिमुलस आया और ये और कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर रिलैक्स करने लगा तो नहीं हो सका, फिर स्टिमुलस आ गया तो ऐड हो गया। बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक मसल को उसके रिलैक्सेशन टाइम से पहले ही उसको एक और स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, तो वो जो नेक्स्ट स्टिमुलस होता है वो पिछले में ऐड होकर एक बेनिफिट इफेक्ट देता है। अगर ये वापस आ जाता है ना और आप उसको यहाँ पे अप्लाई करते तो फिर वो इतना ही जाता और वापस आ जाता। लेकिन चूंकि ये एंड तक नहीं आया और इसको उससे पहले ही स्टिमुलस अप्लाई कर दिया गया, तो वो इस स्टिमुलस का जो इफेक्ट था उसमें ऐड होके ज़्यादा बड़ा इफेक्ट दिया, ठीक है। इसको कहते हैं हमारे पास समेशन। When the mechanical response to the successive stimuli are added to an initial response, the result is known as summation. इसके बाद क्या आता है, इसी एग्जाम्पल में अगर आप ये देखें कि एक सर्टन एक पॉइंट है कि इतना ज़्यादा स्टिमुलस है कि वो रिलैक्स ही नहीं कर रहा और वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में। इस कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। When a maximum tension is sustained as a result of summation, the muscle is set to contract retractedly. ये ट्विच है, यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक लेटेंसी पीरियड था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ पीक कॉन्ट्रैक्शन टाइम तक गया। पीक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम था वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम था। पीक कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वापस बैक टू ज़ीरो का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अगर आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड एन एक्स्ट्रा स्टिमुलस इज अप्लाइड बिफोर इट रीचेस या बिफोर इट कंप्लीट्स द रिलैक्सेशन टाइम, तो जो नेक्स्ट स्टिमुलस होता है वो ऐड हो जाता है पिछले में और जो इफेक्ट है हम उसको कहते हैं समेशन, ठीक है। इसी तरह समेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो टेटनस कॉन्ट्रैक्शन है, ये थोड़ी लेस सिवियर कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस अप्लाई हो गया और वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो ये कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन है, टेटनस है। We have different type of muscle fibers. You already know about them. हमारे पास 3 टाइप के muscle fibers होते हैं. Either we call them type 1, 2A and 2B, या फिर हम इनको कहते हैं slow twitch, fast twitch और intermediate fibers. एक और metabolic जो इनकी distinguish है वो है oxidative, जो थर्ड टाइप है वो ग्लाइकोलिटिक। तो जो दरमियान में फॉल करते हैं जो इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं वो ऑक्सीडेटिव भी होते हैं और ग्लाइकोलिटिक भी होते हैं। ऑक्सीडेटिव क्या है जनाब, ये एटीपीएस एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, बड़ा आराम आराम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन टाइम ज़्यादा होता है, देर से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक पहुँचते हैं। ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एटीपी को यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है। और जितनी, अब चूँकि ये देर से कॉन्ट्रैक्शन पीक पे पहुँचते हैं, इसी तरह ये देर से फटीग होते हैं। इसके कंपैरेटिव जो, ठीक है, ये हमारे स्लो ट्विच है ना, रेड फाइबर्स भी हम इनको कहते हैं,
और ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं लॉन्ग इंटेंसिटी वर्क के लिए, मतलब कि आपने लॉन्ग स्विमिंग करनी है या आपने लॉन्ग रनिंग करनी है, तो ये ऐसे मसल्स में डेवलप होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे मसल्स में रखे हैं, या अगर आपने ट्रेन करना है तो ऐसे मसल्स में डेवलप हो जाते हैं जिन्होंने एंड्योरेंस ट्रेनिंग में काम करना होता है, क्योंकि ये देर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखते हैं और देर से फटीग होते हैं, तो ज़्यादा देर के लिए आपके जो मसल्स हैं ये काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके कंपैरेटिव जो हमारे पास वाइट फाइबर्स हैं, वाइट में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2A या 2B। 2A जो है वो ग्लाइकोलिटिक भी होते हैं और ऑक्सीडेटिव भी होते हैं, जबकि 2B जो है वो सिर्फ ग्लाइकोलिटिक होते हैं। इंटरमीडिएट फाइबर्स जो कि टाइप 1 और 2B के दरमियान में होते हैं, इनकी कंबाइन एक्टिविटी होती है, ऑक्सीडेटिव भी होते हैं, ग्लाइकोलिटिक भी होते हैं, और वेल डेवलप ब्लड सप्लाई होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच ये थोड़ा देर के लिए मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार हम इनको रेड मसल फाइबर भी कह देते हैं इस वजह से। जबकि जो हमारे पास 2B फाइबर्स हैं, दे आर प्योर वाइट फाइबर्स, और फास्ट ट्विच होते हैं ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी को, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस बड़ी रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जल्दी एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं लेकिन जितनी जल्दी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही जल्दी ये फटीग भी हो जाते हैं। और यूजुअली जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स होते हैं और ये यूजुअली जो लेसर टाइम ड्यूरेशन के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्प्रिंटिंग या जंपिंग, ऑल ऑफ दिस काइंड्स, इसके अंदर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कैरेक्टर मसल, हम यहाँ पे दोबारा उसी बात को मैं रिपीट करती हूँ कि एक डॉटेड जो लाइन है ये फास्ट ट्विच फाइबर्स की, और जो दूसरी लाइन है वो स्लो ट्विच की। आप इसमें देखें कि कौन से मसल हैं जो कि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम ड्यूरेशन इसको थोड़ा लगा, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ऊपर तक गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन थे। दूसरे कंपैरेटिव जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं इन्होंने देर से कॉन्ट्रैक्ट किया। फास्ट ट्विच ने जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट किया उतना ही जल्दी फटीग किया, जबकि जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो जितनी देर लगा के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने फिर उतनी देर लगा के फटीग भी किया। कौन से मसल फाइबर्स ज़्यादा थिक होते हैं? आपके फास्ट फाइबर्स जो हैं वो उनका डायमीटर स्लो ट्विच फाइबर से बड़ा होता है और यूजुअली इसलिए ये जल्दी फटीग कर जाते हैं। पावरफुल कौन से हैं? जो ज़्यादा पावरफुल जो हैं आपके फास्ट ट्विच हैं, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वेरिएशंस क्या है? जो एथलीट्स इन्वॉल्व रहते हैं पावर स्पोर्ट्स में उनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जबकि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन में इसकी क्या डेवलपमेंट है कि मसल टू मसल वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सोलियस है, जो आपके काफ में मसल होता है, वो पोस्चर को कंट्रोल करता है, और चूंकि उसने ज़्यादा देर तक पोस्चर को कंट्रोल करना होता है तो उसमें स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जबकि इसके कंपैरेटिव जो सोलियस के साथ ही प्रेजेंट आपका गैस्ट्रोस्टेनियस होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है या रनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो एज़ कम्पेयर टू सोलियस उसके अंदर जो फास्ट ट्विच फाइबर्स की तादाद है वो ज़्यादा है स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है। स्प्रिंट साइकिलिस्ट हैं, इनके अंदर फास्ट ट्विच ज़्यादा होगी। डिफरेंस क्या है एज का? एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है। जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं ना वो एज के साथ साथ कम होते जाते हैं, मतलब कि जो फास्ट ट्विच फाइबर है आप एज के साथ या ओबेसिटी के साथ उम्र गुजर जाने के बाद एंड्योरेंस फिर भी हो सकती है, लेकिन अगर उम्र ज़्यादा गुजर गई है तो आपकी जो फास्ट रनिंग है या स्प्रिंटिंग वगैरह वो नहीं होगी, क्योंकि एज के साथ जो टाइप 2 फाइबर्स हैं उनका जो साइज़ है या जो नंबर है उनका वो कम होना शुरू हो जाता है। जो बात हम सारा पढ़ चुके हैं वो सारा कुछ यहाँ टेबुलेटेड फॉर्म में है, आप पीछे से पढ़ लें जो मैंने पढ़ाया या आप यहाँ से पढ़ लें, ऑल ऑफ देम से। मसल फाइबर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो फाइबर्स हमने पढ़े हैं चाहे वो फास्ट ट्विच है या स्लो ट्विच है, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर ऑर्गेनाइजेशन। या तो वो पैरेलल लगे होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ पैरेलल लगे होंगे मसल लंबा हो जाएगा। तो जबकि इसके कंपैरेटिव एक पिनेट फाइबर अरेंजमेंट है, ये लेकिन मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा। ये देखिए मसल पैरेलल एक दूसरे के साथ फाइबर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये लॉन्ग हो जाता है और जितना लॉन्ग होता है मसल उतनी ज़्यादा ये रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट के मसल्स होते हैं उनके अंदर ये रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी आती है, जबकि इसके कंपैरेटिव ये पिनेट फाइबर अरेंजमेंट है। दरमियान में टेंडन होता है और उसके इस तरह क्रिस क्रॉस दोनों एक्सेस पे ये यूनिपिनेट है और इसको बाइपिनेट कहते हैं। यूनिपिनेट है उसके एक साइड पे मसल फाइबर्स हैं, बाइपिनेट है टेंडन के दोनों साइड पे। तो ये जो पिनेट मसल फाइबर अरेंजमेंट है ये पावरफुल होती है, इसमें मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैरेलल फाइबर, और ये बड़ी पावरफुल, मतलब कि ये उन जगहों पे होते हैं जैसे डेल्टोइड है आपका, पावर मसल चाहिए, आपके जो लेग के मसल्स हैं पावर मसल्स हैं उनके अंदर होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, वहाँ पे पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट होती है। एग्जांपल देखते हैं,
बाइसेप्स, सार्टोरियस और रेक्टस एब्डोमिनस वगैरह ये एब्डोमेन का मसल है आपका। इनमें पैरेलल फाइबर होती है। अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अल्लाह ताला ने नेचुरली इनको ऐसे रखा है। जबकि जो पिनेट फाइबर है जिसके अंदर आपका डेल्टॉइड है जो कि आपके बाजू का मसल होता है, या आपका रेक्टस फेमरस है, या फिर आपका टिबियालिस पोस्टीरियर है, यहाँ पे हमें पावर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वर्क हमने बड़ा करना है, तो यहाँ पे हमें पिनेट फाइबर अरेंजमेंट ज़्यादा सूट करती है। Pinnate fiber arrangement promotes the muscle force production. However, parallel fiber arrangement facilitates the muscle shortening. मतलब कि रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी आती है। दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये जो पिनेट फाइबर्स हैं इनके अंदर एक और मज़े की चीज़ है कि फाइबर्स एक एंगल पे जुड़े हुए हैं ना, ये टेंडन है इसके साथ एक एंगल पे जुड़े हैं, उसको कहते हैं पिनेशन एंगल या एंगल ऑफ पिनेशन। ये पिनेशन का एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मतलब कि फाइबर्स जितना ज़्यादा स्लांटिंग पोजीशन में होंगे उतना अच्छे हैं, लेकिन जितने ज़्यादा ये फ्लैट होते जाएंगे या बिल्कुल सीधे होते जाएंगे, जितना 90 की तरफ 90 डिग्री के एंगल की तरफ मूव करते जाएंगे, जो फोर्स प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी लेस हो जाएगी। और इतनी लेस हो जाएगी कि अगर आप 60 डिग्री को क्रॉस कर जाएं, तो अगर वो नॉर्मल पोजीशन में एक 5 न्यूटन्स प्रोड्यूस करता था फोर्स, तो अगर आप उसके एंगल ऑफ पिनेशन 60 डिग्री को ज़्यादा हो जाए, 60 से ज़्यादा हो जाए, तो जो फोर्स उसने प्रोड्यूस करनी है वो हाफ से भी कम हो जाएगी। ठीक है, या एटलीस्ट हाफ हो जाएगी। Although pination reduces the effective force generated at the given level of fiber tension, this arrangement allows the packing of more fibers. जो पिनेशन है ठीक है उसकी वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे फाइबर ज़्यादा पैक हो जाते हैं, जबकि जो पिनेट फाइबर्स कैन जनरेट मोर फोर्स देन द पैरेलल फाइबर मसल्स ऑफ द सेम साइज। यहाँ पे दोबारा दिखा देते हैं आपको जनाब, ये पैरेलल फाइबर्स हैं जबकि ये पिनेट फाइबर्स हैं। ठीक है, पिनेट फाइबर ज़्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो पैरेलल फाइबर्स हैं दे प्रोवाइड मोर रेंज ऑफ मसल और दे प्रोवाइड मोर रेंज ऑफ द मसल शॉर्टनिंग। ये लेक्चर था आपका। इट वाज द इजीएस्ट लेक्चर एवर पॉसिबल। मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं इंशाल्लाह। अब तो आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, खैर खैरियत से आए, फिर हम फेस टू फेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर था आपका, लेक्चर नंबर 9। अब हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।